बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे और आपका आज का दिन यकीनन अच्छा गुजरेगा। और हम आपको भी ये बताते हैं कि NCOC ये बता रहा है कि 2.94% जो है गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर मुस्बत कोरोना केसेस की शरह रही है और 1383 जो नए केसेस हैं वो गुज़श्ता 24 घंटों में सामने आए हैं, जो कि खुशाइंद बात है कि केसेस जो हैं बतदरीज कम होते चले जा रहे हैं और हम सब ने एहतियात करनी है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और अगर हम बात करें कीमती जानें जो हमने खोई हैं, वो 53 कीमती जानें जो कोरोना की वजह से हमने खो दी हैं और हमने एहतियात बहुत ज़्यादा करनी है, ख़ुद को वैक्सीनेट करवाना है। जो 19 साल से लेकर 30 साल तक के अफराद हैं उनको मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं, वो अब ख़ुद को वैक्सीनेट करवा भी रहे हैं, ख़ुद तस्वीर भी लगा रहे हैं कि जी हमें मैसेज आया था और हम गए हैं। और 30 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं शाल वो तो वैसे ही अब जा रहे हैं और बिल्कुल वॉक इन है और वो ID कार्ड सिर्फ लेकर जा रहे हैं और वैक्सीनेट हो रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि अब लोगों में शऊर उजागर हो चुका है, उन्हें पता चल चुका है कि उन्हें वैक्सीनेट होना उनके लिए कितना ज़रूरी है, कितना सेफ है उनके लिए और वो इस वबा से किस तरह से महफूज रह सकते हैं। तो इसलिए लोग अब जो है ना वो ज़्यादा तादाद में रुख कर रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स का, जिसकी हम बार बार बात करते थे कि लोगों में आगाही होनी बहुत ज़रूरी है। लोगों को इस चीज़ की तरफ किस तरीके से लाया जाए, मोटिवेट किया जाए। हम लोग भी अपनी अपनी कोशिशें कर रहे थे, गवर्नमेंट सेक्टर्स भी अपनी अपनी जगह पर बैठ के कोशिशें कर रहे थे। तो अब उसका जो फल है हमें कोशिशों का वो मिलता हुआ नजर आ रहा है कि केसेस भी उसी तरह से कम होते जा रहे हैं। हम लोग बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, स्कूल खुल चुके हैं और तालीमी इदारे खुलने सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे थे कि हमारे बच्चे मेंटली सिक हो रहे थे, घर पे बैठ के वो डम्ब हो रहे थे। आज मुझे लगता है कि सब टाइम से निकले होंगे। जो कल मुझे थोड़ा सा मसला दरपेश था, नहीं आज नहीं आया, आज मैं वक्त से निकल गया। मुझे पता लग गया कि अच्छा भाई इसको थोड़ा सा मैनेज करना है, मैंने मैनेज किया। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ने भी मैनेज किया होगा और हम इसी तरीके से कोरोना वबा के अंदर भी ख़ुद को मैनेज करते रहें, आगे भी मैनेज करते रहेंगे। आगे जब बच्चों ने एग्ज़ाम्स के लिए जाना है, हमने बच्चों को बहुत कुछ समझा के ही भेजना है कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं ना तो आपका सारा फोकस पेपर के ऊपर होता है। ऐसा ही है। फिर आप अपने मुँह को हाथ लगा रहे हैं, आपको याद नहीं रहता कि भाई ऐसी चीज़ें हैं। तो हमने बच्चों को थोड़ा सा वो भी बताना है कि एग्ज़ाम देना है, लेकिन इन बातों का ख़ास तौर पर हमने ख्याल रखना है। और बच्चे अब खुद बड़े समझदार हो चुके हैं। हम छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको ये पता है कि हमने शेक हैंड नहीं करना, हमने यूं अपनी कोनियों को बस टच करना है और हमने उसी से सलाम करना है। ये एक बड़ा अच्छी बात है कि बच्चे जो हैं वो खुद से समझदार हो गए हैं। पेरेंट्स जो है वो मेरे ख्याल में भी उतने समझदार नहीं जितने बच्चे कर जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे को बात बता दी जाती है कि बेटा ऐसे नहीं करना है और आप अगर उसमें कोताही कर रहे होते हैं तो वो बच्चा आपको बता रहा होता है कि नहीं ये तो आपने मना किया था, तो अब आप खुद ऐसा कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। बच्चों को हम जितना जैसा सिखाएंगे बच्चे तो वैसा ही सीखेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि मज़ीद केसेस कम होते चले जाएंगे। अभी हम बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ डहरकी में होने वाले ट्रेन हादसे की। खौफनाक हादसा जो है वो पेश आया था। हादसे में मिल्लत एक्सप्रेस की कई बोगियाँ पटरी से उतर गई थी और मुखालिफ ट्रैक पर आ गई थी, जिसके 2 मिनट बाद ही कहा जा रहा है कि सर सैयद एक्सप्रेस जो है गिरने वाली बोगियों से टकरा गई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमजा हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद जो है वो 62 हो गई है और 100 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। ट्रेन हादसे में 14 बोगियाँ जो हैं मुतासिर हुई, जबकि 3 मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। ट्रेन हादसे के एक ज़ख्मी मुसाफिर ने बड़ा इंकशाफ भी किया इस हवाले से। हमजा उसका कहना था कि एक्सप्रेस मिल्लत एक्सप्रेस जो था का क्लम्प जो था वो पहले से ही ख़राब था और टूटा हुआ था, जिसका रेलवे हुकाम को भी इल्म था। लेकिन हादसे के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो काफ़ी ताख़ीर से शुरू की गई। ये भी एक चीज़ सामने आई। जो ख़त हैं वो भी तो अब सामने आ गए, मुरासले सामने आ गए। ये कहा जा रहा था कि जी कि इस ट्रैक पर तो हम ट्रेन चला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बड़ा हादसा हो सकता है, बड़ा सानहा हो सकता है। फिर भी ऐसा हुआ। फिर हम देख रहे हैं कि इशाल सबसे बड़ा मसला ये था कि हम हुकूमत क्या कह रही है कि जी तो अपोजिशन की गलती है, अपोजिशन कह रही है कि आपकी गलती है। फिर वो दावे याद कराए जा रहे थे, वो तकरीरें याद करवाई जा रही थी जिसमें बात हो रही होती थी इस्तीफे की कि जब भी किसी मुल्क में ऐसा होता है तो वजीर जो है वो इस्तीफा दे देता है। तो ऐसी बातें हो रही थी जिस पर हुकूमत जो है जवाब दे रही थी कि भाई ये तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर की कोताहियां हैं जिसकी वजह से ऐसा हो। बिल्कुल ऐसा ही। अब इतने बड़े हादसे पर भी सियासत करना
मतलब आप सोचें कि इतनी कीमती जानें चली गई हैं, वो किसी की वजह से भी गई हैं। हमें जो भी इसके पीछे मुहर्रकात हैं या जो भी अमल कारफरमा हो सकते हैं, हमें उनको दुरुस्त करना होगा ताकि आगे आने वाले वक्त में कोई इस तरह का हादसा हमें खुदा ना खास्ता पेश ना आए। हम लोग लकीर को पीटते चले जा रहे हैं, हम ये सोचने के लिए तैयार ही नहीं है कि आखिर ये हादसा जो है ये पेश बार बार, मतलब इस तरह के हादसा हो रहे हैं ना। आप देखेंगे इससे पहले भी ट्रेन हादसा हुआ, बहुत सारी जानें गई, उससे पहले ट्रेन हादसे हुए तो कितनी जानें गई। हम लोगों ने बेहतरी क्या लाई है? कुछ भी नहीं है हमजा, हम लोग बार बार यही बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम मतलब कि अभी तो ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं, वहाँ पर साहिल काजी मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल क्या इंतज़ामिया की जानिब से बताया जा रहा है। घोटकी हॉस्पिटल में मौजूद हैं इस वक्त साहिल, आप ये बताइएगा कि वहाँ पर सहूलियात कैसी हैं और कितने लोग इस वक्त, कितने मरीज़ हैं वहाँ पर, कितने ज़ख्मी हैं वहाँ पर जो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं? जी बिल्कुल, 100 से ज़ायद जो ज़ख्मी हैं वो अभी ज़ेर इलाज हैं। अगर आप बात कर रहे हैं सहूलियात की, तो कल से ये जो हादसा पेश आया था उसके बाद जो सहूलियात हैं उनका फुकदान नज़र आया, क्योंकि ढेर की हॉस्पिटल है, मीरपुर माथेलो हॉस्पिटल, घोटकी और उबाड़ो, ये तहसील हस्पताल हैं जिनमें सहूलियात न होने की वजह से जो ज़ख्मी थे उनको मजबूरन इंतज़ामिया रहीम यार खान की शेख जायद जो हॉस्पिटल है वहाँ पे मुंतकिल कर रही थी। रात गए तक जो सारे ज़ख्मी हैं उनको इन अस्पतालों से डिस्चार्ज करके रहीम यार खान की अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनमें से 12 ऐसे फिर जख्मी हैं जिनकी जो हालत है वो गैर है, उनको हो सकता है कि लाहौर या कराची के अस्पतालों में आज मुंतकिल किया जाए। और उससे पहले मैं आपको बताऊं अपने नाजरीन को कल वाले वाक़े के हवाले से कि कल ये घोटकी की तहसील है ढेरकी के करीब रहती एक छोटा सा शहर है जहाँ पे ये खौफनाक हादसा पेश आया था। मिल्लत एक्सप्रेस जो कराची से सरगोदा जा रही थी और सर सैयद जो लाहौर से कराची जा रही थी उन आपस में तसादुम हुआ था। बात यह है कि मिल्लत एक्सप्रेस जो कराची से सरगोदा जा रही थी उनकी जो 8 बोगियां हैं वो पटरी से उतर गई और दूसरे ट्रैक पे आ गई थी, ठीक है ना। तो उसके बाद जो सर सैयद एक्सप्रेस आ रही थी तो उन बोगियों से टकरा गई, जिसमें साहिल काजी अस्पताल की बात कर लेते हैं। हॉस्पिटल में इस वक्त जो मरीज इस वक्त जेर इलाज हैं, क्या उनको मुकम्मल सहूलियात मुयस्सर आ पा रही हैं या नहीं? कितने मरीज इस वक्त मौजूद हैं? जख्मियों की हालत कैसी है इस वक्त? कितने जख्मी जो हैं वो अब सेफ जोन में जा चुके हैं? कितने क्रिटिकल हैं? क्रिटिकल मैंने आपको बताया कि इंतजामिया के मुताबिक 12 जो जख्मी हैं उनकी हालत तशवीशनाक है, जिनको रात गए तक शेख जैद जो रहीम यार खान के हॉस्पिटल है वहाँ पे मुंतकिल किया गया था। अगर बात करें हम यहाँ की महकमा हेल्थ की तो अस्पतालों में ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं है। अच्छा साहिल काजी, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। हम लोग इस वक्त तफसीलात लेते हैं राजा शाहिद से, जो कि इस वक्त रहीम यार खान में हॉस्पिटल में मौजूद हैं। राजा शाहिद, आप हॉस्पिटल में मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ मरीजों को रेफर किया गया, लाया गया जो क्रिटिकल कंडीशन में थे। अब वो मरीज कैसे हैं? सूरत हाल कैसी है अस्पताल की? और क्या तिबी सहूलियात अच्छे से मुयस्सर आ पा रही हैं मरीजों को? जी बिल्कुल, कल जब ये हादसा पेश आया उसके फौरन बाद जो है रेस्क्यू का जब ऑपरेशन शुरू किया गया तो उसमें शेख जैद हॉस्पिटल रहीम यार खान और सादकाबाद जो हॉस्पिटल है तहसील हेडक्वार्टर रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट में, इनमें से 70 से ज़ायद जो है वहाँ जख्मी हुए थे मुसाफिर, उनको यहाँ लाया गया था। और उनमें से उस वक्त जब ये पेशेंट लाए गए थे तो 15 के करीब ऐसे पेशेंट थे जिनको मल्टीपल इंजरीज थी और हेड इंजरीज थी और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल उनकी जो सूरत हाल थी। और लेकिन ये है कि उसके बाद मज़ीद भी आमद का सिलसिला यहाँ जारी रहा। इस वक्त 50 से ज़ायद जो मरीज़ हैं जिनकी हालत काफ़ी जो ज़्यादा सीरियस है उनको यहाँ रहीम यार खान रेफ़र किया गया था और इस वक्त वो एडमिट हैं। तो इस वक्त 15 से ज़ायद ऐसे मरीज़ हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है, लेकिन 35 मरीज़ ऐसे हैं जिनमें बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं और इसके अलावा बुज़ुर्ग भी हैं जिनकी हालत अब कदरे बेहतर है। लेकिन ये है कि इनका इलाज मुआवजा तो काफ़ी बेहतर से जारी है। मसला ये रहा है कि कल जब इन पेशेंट को लाया गया इनमें से बहुत सारी ऐसी फैमिलीज थी, ऐसे लोग थे जिनके लवाहिकीन थी या जिनके प्यारे थे वो उनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा था। अननोन ऐसे मरीज थे जिनके लिए यहाँ काफ़ी मसाइल थे और उनकी देखभाल करने के लिए फिर जो अस्पताल का अमला था उन्होंने अपने तौर पर यहाँ पर बेहतरीन उनको जो इक़दाम करके फैसिलिटेट किया है और इस वक्त उनका इलाज मुआवजा जारी है यहाँ। बिल्कुल ठीक है राजा शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। साहिल काजी, आपने भी हमें जो सूरत हाल है उससे आगाह किया। आप
बहुत शुक्रिया। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात कर लेंगे कि ये एक जो सानहा है, हादसा है, ये भी सियासी सूरत हाल इख्तियार कर गया कि बयानबाजी जारी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल शोज़ब साहिबा हमारे साथ मौजूद है। कंवल साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बड़ा खौफनाक ये हादसा पेश आया, फिर हम असम्बली की कार्रवाई देखें या वैसे बयान देखें, अगर अपोजिशन के भी देख लें, गवर्नमेंट के भी देख लें, तो वो इल्ज़ाम तराशी ही थी। अगर 3 साल गुजरने के बाद भी गवर्नमेंट ने ये कहना है कि ये साद रफ़ीक की कोताही है, उसका आज़म सवाती से कोई ताल्लुक नहीं है, तो क्या आपको लगता है ये जस्टिफिकेशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। सुबह बखैर और नहायत ही अफसोस के साथ आज का दिन शुरू किया है। कल इतना ये बड़ा हादसा हो गया जिसमें इंसानी जानों का ज़िया भी हुआ, साथ में इतनी सफरिंग है। मैं क्योंकि फैमिली में एक ही हादसा हुआ था गाड़ी का ही, तो मुझे वो आज तक याद है कि जो हालात मैंने देखे थे हॉस्पिटल में जाके, उसको हम यहाँ बैठ के इमेजिन नहीं कर सकते कि जिस वक्त किसी एक्सीडेंट में इंजरीज़ होती हैं तो उसकी नौयत क्या होती है। और उस वक्त अगर आप अपने प्यारों को जाके देखें तो मोस्टली अब जो यहाँ से बैठ के हम आम तौर पे बात कर रहे हैं, वो वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आप पहचान नहीं पाते हैं, इस तरह के हालात हो जाते हैं। और मल्टीपल इंजरीज जो हैं उनका बहुत अरसे तक फिर इलाज जारी रहता है। अच्छा, मैं बग़ैर सियासत के, और मैं सियासत को कभी मनफी बात नहीं कहती, मैं हमेशा मुनाफ़कत का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए सियासत बहुत मुक़द्दस एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए आवाम की आप खिदमत कर सकते हैं। इसलिए मैं कभी सियासत को नेगेटिव कॉनोटेशन में नहीं लेती। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, देखिए कल जिस वक्त बात छेड़ी गई, आपने ठीक कहा, पॉइंट आउट किया गया, एक सानिया था, एक अलमिया था और एक कौमी सानिया था, लेकिन उसका आगाज़ इसलिए किया गया कि उसके ऊपर एक मनफी तरीके से पॉइंट स्कोरिंग की जा सके और अटेंशन डाइवर्ट की जा सके। कल असेंबली में जिस वक्त ये बात शुरू की गई, उस वक्त एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन की लिस्ट मौजूद थी और अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त डिमांड रखी गई, बड़ी जायज़ डिमांड थी, लेकिन उसको जिस तरीके से रखा गया और जो टाइमिंग्स रखी गई वो ठीक नहीं थी। उसको उस टाइम पे हमसे रिक्वेस्ट की गई कि आज वज़ीर रेलवे उस वक्त मौजूद भी नहीं है। दूसरा, अभी तो सानिया चल रहा था, आपने सुना होगा कि उस टाइम पर भी हादसे में जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स थी और डेवलपमेंट्स थी वो अभी वो अंडर मतलब वो कंस्ट्रक्शन थी, आपको पता नहीं था एग्जैक्टली कि अभी क्या चल रहा है। जी हाँ, तो इसलिए कहा गया था कि आज का दिन रखें ताकि सारे मशाहिद और जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं, जो उसके हालात और वाक़यात या एक्चुअल फैक्ट्स हैं, वो हम आज वहाँ पर बयान कर सकें। बट फिर आपने देखा कि जो भी हुआ, बहरहाल मैं उससे आगे चलती हूँ, मैं आपको एक जो एनालिसिस है वो दूंगी। देखिए, बात साद रफ़ीक साहब की या आज़म सवाती साहब की नहीं है, बात इस सारे इंस्टीट्यूशन का बेड़ा गर्क करने की है, बात इस निज़ाम की है। 150 साल पुराना अगर रेलवे का निज़ाम है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग दुनिया में रेलवे जो है वो फ्रेट के लिए यूज़ होता है ना, बड़ा सोर्स है। गोरे ने कोई हमारी आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए निज़ाम तो बनाया नहीं था, उन्होंने तो यहाँ से सारा माल दौलत निकाला था और अपने मुल्क में ट्रांसफ़र करने के लिए वो मैक्सिमम एरियाज़ तक गए थे। हमने तो इसको मतलब मुसाफिर या पैसेंजर्स को कम्युनिकेट करने या कम्युनिकेशन के निज़ाम के तौर पे इस्तेमाल किया, बना बनाया मिला। और अनफॉर्चुनेट ये है कि जिस तरह मिला था आज तक उसी तरह चला रहे हैं, उसमें इजाफा नहीं हुआ। आपको याद होगा कि जिस वक्त बेनज़ीर साहिबा का वाला हादसा हुआ है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में अगर नुकसान हुआ था तो पाकिस्तान रेलवे को हुआ था। लोगों ने पटड़ियाँ उखाड़ दी थी, जला दिए थे, स्टेशंस बंद हो गए। अनफॉर्चुनेटली आज देखें उस वाक़े को, कितना साल गुजर गए, वो अभी तक ठीक नहीं हो सके। तो ये आप जो कहते हैं ना बर्डन के एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी नहीं थी। बेसिकली आपने डिटर्मिन करना होता है कि इदारे जब नोज डाइव करते हैं, स्टील मिल अगर बंद हो गई, पीटीवी पर डेट चढ़ गया, पाकिस्तान रेलवे का आप सुनते रहे 750 अरब रुपए के 6 एंटिटीज पाकिस्तान की डेट में चली गई। तो आप मुझे बताइए कि जिस इदारे में चोरी हो रही हो, जिस इदारे में एडजस्टमेंट के नाम पे आप पॉलिटिकल वर्कर्स को भर्ती करेंगे प्लीज और इस यहाँ तरह के पर नुक्ता ले लीजिएगा। साद रफ़ीक साहब ये कह रहे हैं कि अगर इतने हालात खराब थे, सिर्फ नुक्ता ले लीजिएगा प्लीज, इतने हालात खराब थे तो पीएसडीपी जो था उसको 40% से कम करके आपने 16% क्यों कर दिया? अगर हालात इतने खराब थे तो उसको तो बढ़ाना चाहिए था। जी, वो अपने हिसाब से तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि उनका यही फार्मूला रहा है ना
अभी आजम सवाती साहब ने एक रिपोर्ट पेश करनी थी और पिछले सेशन में हमारी उनसे बात भी हुई थी, क्योंकि मैं पीएसडीपी वाली मिनिस्ट्री में बैठती हूँ, प्लानिंग डेवलपमेंट में। तो उन्होंने एक बड़े फैक्ट्स दिए थे और उन्होंने कहा था कि अभी मैं इस पे बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं आके अवाम में पूरी एक रिपोर्ट पेश करना चाह रहा हूँ रेलवे के हवाले से। उस वक्त तो कोई हादसा नहीं हुआ था इस तरह का, और वो आज से तकरीबन 10 दिन पहले उन्होंने पूरा विजिट किया है, पाकिस्तान रेलवे पे ट्रैवल किया ट्रेन के जरिए, और वो घोटकी तक गए हैं और पूरे उन्होंने स्टेशन बाय स्टेशन सारा विजिट करके वो एक अपनी रिपोर्ट बना रहे थे। उन्होंने चोरी कैसे रोकी है। देखिए, रेलवे की जो मेन बोगियां हैं या उसका ट्रैक है, असल इन्वेस्टमेंट वहां चाहिए। अच्छा। जो आपको पता है पाकिस्तान रेलवे के पास इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो असासे थे या जमीनें थी वो रेलवे के पास थी, उन पे कब्जे हुए हैं। अच्छा, फिर पॉलिटिकल भर्तियां जैसे पीटीवी में हमें नजर आती हैं, हमें रेडियो पाकिस्तान में नजर आती हैं कि अच्छा मैंने अपने लोगों को खुश करना है, चलो जी सरकार के टैक्स पेयर के पैसे पे 15 लोगों को एडजस्ट कर लें, 10 को इधर एडजस्ट कर लें। आप उनकी पेंशनें उनके अगली नस्ल तक भरते हैं। आपको याद होगा वो वाकये के जहां लोगों ने अंगूठे काट काट के रखे हुए हैं कि जी लगा लगा के पेंशनें लेते रहे और कितने सालों तक। ये चोरी है। एक चोरी ना रोके आप और ऊपर से टैक्स पेयर का पैसा उनको एलोकेट करते रहे। भाई हम निजाम तो हम दुरुस्त करें, हम ज्यादा पैसे जरूर देंगे, लेकिन किसी निजाम को ठीक करने के लिए देंगे। ML1 के अगेंस्ट कमल साहिबा, बात तो यही है कि 3 साल गुजर चुके हैं इस बात को। अब हम लोग कब तक इस लकीर को पीटते रहेंगे कि पुरानी हुकूमतों ने ये किया, पुरानी हुकूमतों ने ये किया। ठीक है, आजम सवाती साहब आए, उसके बाद हमें कुछ भी नजर नहीं आया अब तक। स्टिल अवाम भी यही सवाल कर रहे हैं, अगर ऑपोजिशन में बैठे हुए लोग ये सवाल कर रहे हैं तो ये बनता है कि हुकूमत अब कहाँ पर है, हुकूमत अब क्या कर रही है। फिर दूसरी बात आ जाती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में खुद कहते रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ऐसा कुछ होता है तो वुज़रा जो हैं वो इस्तीफ़ा दे देते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा सानहा, कल का जो गुजरा इससे बड़ा सानहा शायद ही कोई हो सकता है। फिर तो तकरीर के मुताबिक सबसे पहले इस्तीफ़ा होना चाहिए था, इंक्वायरीज उसके बाद होनी चाहिए थी। इंक्वायरीज होती हैं लेकिन उसके ऊपर भी कोई अमल दरामद नहीं होता, ना ही उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाता है। अच्छा, आप 4 सवाल हैं और आपने मुझे 4 मिनट देने में जवाब दे दूं। देखें, जब आपने किसी इदारे को ठीक करना हो ना तो वहाँ कुन फायकून वाला फार्मूला नहीं होगा कि 3 साल हो गए हमें नज़र कुछ नहीं आया। आजम सवाती साहब को 3 साल नहीं हुए। दूसरी बात, अब मैं सियासत वाली या मैं वो मुनाफकाना बयानात नहीं दे रही, मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ। जब भी आपने ML1 की बात हुई, आपको याद होगा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने चाइना का दौरा कब किया था। हमने ये जो ML1 का प्रोजेक्ट था, अब मैं आपको एक टेक्निकल बता रही हूँ कि प्रोजेक्ट को कंसेप्चुलाइज करना, फिर उसके बाद उसको रीअप्रोप्रिएट या उसकी वैल्यूएशन करना, उसमें कंसल्टेंट्स आते हैं, और जहाँ म्यूचुअल आपने करना है, मतलब आपने और चाइना ने मिलकर करना है, तो दोनों साइड्स के लोगों की कंसल्टेशन और एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ML1 का जो पहले मंसूबा बनाया गया था उसको रिविजिट इसलिए किया गया क्योंकि अगर आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले एक मंसूबा कंसीव किया गया तो उसकी आज की फैक्ट्स बिल्कुल चेंज हो गए होंगे। अगर ये मोबाइल फोन आज से 10 साल पहले आपने किसी की कीमत लगाई होगी तो आपने 10,000 लगाई होगी, आज वो 1 लाख रुपए का आता है, तो इसलिए आपको उसको रीइवैल्यूएट करना पड़ता है। दूसरा, उसमें आपको फिर इसको होता है प्रीलिमिनरी डिजाइन के, उसमें आपने क्या फीचर्स मजीद ऐड करने हैं, वो अप्रूव हुआ, फिर उसका PC1 बना, उसके बाद एलोकेशंस और फिर काम शुरू होता है। फिर कंपनीज डिसाइड होती हैं कि चाइनीज कंपनीज आएंगी और वो किस लेवल पे काम करेंगे। पाकिस्तान के पास इतने टेक्नीशियंस मौजूद हैं क्या जो हमें इंटरनेशनल जो चाहिए, और हमने ये कितने सालों के लिए मंसूबा है, इसकी कितनी कैपेसिटी होगी, कितने अरसे तक ये चलेगा। ये नहीं हमने करना कि जैसे गोरे ने 150 साल जान लेते हैं आपसे कितना वक्त मजीद लग जाएगा हमें इससे निकलने के लिए, कितना वक्त मजीद दरकार होगा। बस थोड़ा सा वक्त है, इतना सा बता दीजिए सिर्फ। मैं सिर्फ मुझे आधा मिनट दे। देखें, आजम सवाती साहब को हमने एक खराब निज़ाम दिया है कि इसको ठीक करें और सारे मिलके करें। अगर एक सही निज़ाम में कोई गड़बड़ होती हम उनकी गर्दन पकड़ लेते। वो बेचारों को तो अभी वो जाके मैंने बताया कि पूरी उन्होंने अभी ट्रेन से सफर किया, उन्होंने चोरियां 53% रोकी है, वो अब आज आपको बयान देंगे। मैं चाहती नहीं कि मैं उनका पेपर लीक करूं। कमल साहिबा, ये तो चार्जशीट आप शेख रशीद साहब को भी साथ कर रही हैं कि शेख रशीद साहब ने कुछ नहीं किया। खैर, आजम सवाती साहब ने कहा कि DS रेलवे जो सखर हैं उन्होंने 3 रोज कबल ही बता दिया था कि ये हादसा आ सकता है, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि यहाँ पर जो है इस ट्रैक पर ट्रेन चला सकूं। 3 रोज पहले अगर बता दिया गया था उनकी जानिब से तो कोई कार्रवाई तब क्यों नहीं की गई, तब ट्रैक को क्यों नहीं रोका गया। और साथ ही वो कह रहे हैं DS रेलवे सखर जो है वो बहुत अच्छे इंसान है।
देखें जी, शेख रशीद साहब ने तो ML1 की जब प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे उसके बाद निगोशिएशंस वगैरह का सारा काम वही लेके चलते रहे हैं। हमारे जो PC1 की अप्रूवल का सिस्टम है, PC1 PC2, वो आप जरा चेक कर लें। एक नॉर्मल छोटे प्रोजेक्ट का भी PC1 बनता है और अप्रूव होने में 6 महीने लग जाते हैं। ये तो पूरे पाकिस्तान की 1800 किलोमीटर की रेलवे है जिसमें पूरी आपने डुअलाइजेशन करनी है, एक बिल्कुल नया सिस्टम देना है। दूसरी बात देखें, ये जो लेटर गया था उसके बारे में रात भी मैं सुन रही थी और आज उस पे आजम स्वाति साहब अपना बयान भी देंगे। ठीक है। जब भी आपने कोई एलोकेशन करनी हो, अब सरकार का निजाम इतना लंबा है, आप यकीन माने हम तो तंग आए पड़े। ये होती हैं हमारी फाइलें जो एक टेबल से दूसरे पे जाती है, दूसरे से तीसरे पे जाती है। ये नाले परांदों वाली जो ये है ना फाइलें, ये कुन फयाकून के फॉर्मूले पे, ये ऑटोमेशन पे नहीं चलती हैं। ये निजाम को यहाँ पर यही तो मसले हैं सारे कि सरकार में नीली सबज फाइलें, एक से दूसरा अप्रूव करेगा फिर तीसरा करेगा, उसमें 2 महीने लग जाते हैं। आपको लगता है कि जी आज उसने लेटर लिखा है, साथ ही सारी उन्होंने उनको सारा सामान भी भेजा था, लेकिन जब काम आपने करना है, कोई चीज ठीक करनी है, अगर आपके कमरे की सेटिंग भी चेंज करे तो 1 हफ्ते में आपका कमरा दोबारा नई शक्ल में आता है। ये तो पूरी पटरी है। और आपने आज जो बयान दिया कि, और बड़ा सही दिया कि रेलवे का जो इमदादी रेलवे है वो कैसे पहुंचेगी। पूरा ट्रैक उखड़ा पड़ा है, उसको उन्होंने ठीक करना है। वो जगह ऐसी है जहाँ पे हेल्थ सिस्टम नहीं, अप्रोच नहीं है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, इसलिए ये चीज़ें डिले होती हैं। तो अच्छी बात यह कि कम से कम पाकिस्तान की कौम उस टाइम पे लोग जो हैं वो भी मदद करते हैं। NDMA ने चार्ज संभाला है, गए हैं जनरल साहब भी, सारी टीम भी गई है। और इससे बेहतर बात यह कि पेशेंट्स को अब लाहौर भी, रावलपिंडी भी, रहीम यार खान भी, कराची भी शिफ्ट किया जा चुका है काफ़ी सारों को। अल्लाह करे कि और कैजुअलिटीज़ ना हो, किसी के प्यारे दुनिया से ना जाएं। लेकिन एक चीज़ का श्योरिटी दिला रही हूँ कि हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि इस इंस्टीट्यूशन को दोबारा खड़ा करें। ये जो ट्रैक और मेजॉरिटी ट्रैक्स जो है वो अब अपनी लाइफ पूरी कर चुके हैं। ठीक है जी, जितने भी ये रेलवे के कंवल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सवेरे पाकिस्तान से आप बात करें, मामला अप्रैल से शुरू हुआ, जब ये खत लिखे गए वहाँ से मामला शुरू हुआ, फिर आगे लिखा गया वापस चीफ इंजीनियर रेलवे की जानिब से DS रेलवे सखर को लिख दिया गया कि जी कि आपकी नाअहली की वजह से कोई यहाँ पर हादसा पेश आ सकता है, हमने तो आपको जो है दे दिया हुआ है जो आपको फंड चाहिए था। उन्होंने कहा कि जी कि ये गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है कि आपने थोड़ा सा दे दिया, 100 रुपये का काम है, आपने 1 रुपया दे दिया। अब ये जो सारा मामला है, ये वजारत को भी देखना पड़ेगा कि मामला आखिर है क्या, इतनी नाअहली बड़े पैमाने पर हो कैसे गई कि ऐसा ट्रैक जिसमें DS रेलवे ये कह रहे हो सक्कर के कि जी यहाँ पर तो ट्रेन नहीं चल सकती है, तो फिर ये वहाँ पर कैसे इजाज़त दी गई। खैर, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।